दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम 10th क्लास के भौतिक विज्ञान का नोट्स देखने वाले हैं, जो कि चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन का। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें हमारा बहुत ही मेहनत लगता है। इसी तरह का वीडियो बनाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें हमारा बहुत ही मेहनत लगता है। चलिए चलते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने प्रारंभिक पथ से मुड़ जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, चित्र देख सकते हैं, ये हवा है और पानी है, ये वाला। अपवर्तित किरण, जो किरण मुड़ जाती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। जो किरण जो है मुड़ जाती है वो अपवर्तित किरण कहलाती है। आगे तो चलते हैं। अपवर्तन कोण। अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन के नियम। जो कि प्रकाश का अपवर्तन का दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होंगे। ठीक है। दूसरा नियम, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जाया तथा अपवर्तन कोण की जाया के अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है। इसे म्यू भी कहा जाता है। म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, जहाँ म्यू एक नियतांक है, इसे म्यू कहते हैं। इसे। चलिए आगे की ओर चलते हैं। प्रकाश का अपवर्तन की कुछ घटनाएं देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन की कुछ घटनाएं। पेंसिल को पानी में डालने पर टेढ़ा दिखाई पड़ता है। दूसरा घटना, सिक्का का पानी में उठा हुआ प्रतीत होना। सीरा चाशनी में मीठा का बड़ा दिखाई पड़ना। माध्यम का परिभाषा देखते हैं। प्रकाश जिसकी सहायता से गमन करता है उसे माध्यम कहते हैं। माध्यम भी दो प्रकार के होते हैं, सघन माध्यम, विरल माध्यम। सघन माध्यम वैसा माध्यम जिनके दो अणुओं के बीच की दूरी कम हो उसे सघन माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम वैसा माध्यम जिसके दो अणुओं के बीच की दूरी अधिक हो उसे विरल माध्यम कहते हैं। इसमें जैसे कि सघन माध्यम में जो आ जाएगा पानी, जिसके दो अणु के बीच में दूरी जो होता है बहुत ही कम होता है। और विरल माध्यम में हवा आ जाए, जिसके दो अणुओं के बीच की दूरी बहुत ही दूर होता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। पार्श्विक विपवर्तन। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी के पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। निर्गत किरण किसे कहते हैं? चलिए आगे देखते हैं परिभाषा इसका। जो किरण निकलती हुई प्रतीत होती है उसे निर्गत किरण कहते हैं। निर्गत कोण किसे कहते हैं? तो निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं। यह है पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन का ये चित्र है। यह कांच है, ये कांच में आपको दर्शाया गया है। यह है निर्गत किरण और इनके बीच जो बना है यही निर्गत किरण है। चलिए ठीक, आगे चलते हैं। वे कारक जिस पर पार्श्विक विस्थापन निर्भर करता है, और वे कारक देखेंगे जिस पर पार्श्विक विस्थापन निर्भर करते हैं। पहला, पार्श्विक विस्थापन कांच के स्लैब के मोटाई की सीधा समानुपाती होता है। दूसरा जो है कि पार्श्विक विस्थापन आपतन कोण के सीधा समानुपाती होता है। पार्श्विक विस्थापन, तीसरा जो है पार्श्विक विस्थापन का तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है। अब लेंस देखते हैं। लेंस का परिभाषा। लेंस को ताल भी कहा जाता है। लेंस का परिभाषा। लेंस दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला गोलीय लेंस, बेलनाकार लेंस। गोलीय लेंस
तो गोलीय सतहों से घिरे हुए लेंस को गोलीय लेंस कहते हैं। बेलनाकार लेंस, बेलनाकार सतहों से घिरे हुए लेंस को बेलनाकार लेंस कहते हैं। गोलीय लेंस की दो प्रकार, गोलीय लेंस जो है दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस जिसकी दोनों अपवर्तनांक सतह उभरी हुई रहती है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। जिसके दोनों अपवर्तक सतह जो है उभरी हुई रहता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। इसका जो कि आसान परिभाषा, जिसका किनारों का भाग पतला तथा बीच का भाग मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस जिसकी दो अपवर्तक सतह धंसी हुई रहती है उसे अवतल लेंस कहते हैं। इसका दूसरा परिभाषा जो आसान है, जिसके किनारे का भाग मोटा तथा बीच का भाग पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला समतलोतल, उत्तलोतल, अवतलोतल। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसलिए इसका परिभाषा नहीं देखेंगे। अवतल लेंस के तीन प्रकार के होते हैं, समतलावतल, उत्तलावतल, अवतलातल। चलिए आगे चलते हैं। लेंस, लेंस दो प्रकार के होते हैं, गोलीय लेंस, बेलनाकार लेंस। गोलीय लेंस दो भागों में बटा हुआ है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और उत्तल लेंस भी तीन भागों में बटा हुआ है, समतलोतल, उत्तलोतल, अवतलोतल। अवतल लेंस जो है तीन भागों में बटा है, समतलावतल, उत्तलावतल, अवतलावतल। चलिए लेंस से संबंधित मुख्य बातें को जानते हैं। वक्रता केंद्र का परिभाषा, लेंस जिस गोले का बना होता है उसे उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस में दो सतह, दो वक्रता केंद्र तथा दो वक्रता त्रिज्या होती है। दो वक्रता त्रिज्या आपस में समान हो यह कोई आवश्यक नहीं होता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है। वक्रता केंद्र को C द्वारा सूचित किया जाता है। प्रधान अक्ष, लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। जो कि यह है, लेंस के केंद्रों से मिलने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। फोकस, फोकस का परिभाषा जानेंगे। प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई आपतित किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट, इसे मुख्य फोकस भी कहा जाता है। इसे F द्वारा भी सूचित किया जाता है, F द्वारा सूचित किया जाता है। अब लेंस, लेंस के केंद्रों को फोकस, लेंस के केंद्र जो हैं वो फोकस होते हैं। लेंस के जो केंद्र होते हैं वो फोकस होते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है लेकिन अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है। प्रकाशीय केंद्र का परिभाषा देखेंगे। प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरणें लेंस के प्रथम पृष्ठ के अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से निर्गत हो जाती है उसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। अब आगे देखेंगे, पॉइंट है कुछ महत्वपूर्ण। लेंस के ज्यामितीय केंद्र को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। इसे O द्वारा सूचित किया जाता है। सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच के दूरी को प्रकाश दूरी कहते हैं। इसे F द्वारा सूचित किया जाता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। मोटे लेंस, महत्वपूर्ण बिंदु है, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतली लेंस के अपेक्षा कम होता है। और लेंस के द्वारक का परिभाषा देखेंगे। लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम, और प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम को जानेंगे। जो पहला नियम है, प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई आपतित किरण अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है, पहला नियम।
और दूसरा नियम, प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणें सीधी रेखा में गुजरती है। ठीक है, दोनों नियम देख लिए। अब चिन्ह परिपाटी देखते हैं। चिन्ह परिपाटी क्या कहता है कि आजकल नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके विभिन्न दूरियां मापी जाती है। जो कि चिन्ह परिपाटी कर रहे हैं आजकल नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार देखते हैं, क्योंकि इन्हीं से देखकर उपयोग कर विभिन्न दूरियां मापी जा रही है। तो सभी दूरियां फोकसीय केंद्र से मापी जाती है। ठीक है, और इसके अनुसार देखते हैं तो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार देखते हैं तो सभी दूरियां फोकसीय केंद्र से मापी जाती है। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी जाती है। ठीक है, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। ठीक है, आपतित के जो प्रकाश हैं उसकी विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। और प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत सभी दूरियां जो धनात्मक मानी जाती है, और प्रधान अक्ष के जो नीचे जो मापी गई दूरियां हैं वो ऋणात्मक मानी जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसे m द्वारा सूचित किया जाता है। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, और m बराबर h2 बटे h1। ठीक है, यहाँ पर कुछ सवाल देकर हल भी किया गया है। किसी अवतल लेंस में 20 मीटर है, 20 मीटर लंबी एक पेड़ का प्रतिबिंब 40 मीटर ऊंचाई है, तो इसका आवर्धन ज्ञात करें। तो इसका आवर्धन इसी फार्मूला से दिखाया गया है। संयोजन क्षमता, जब अनेक पतले लेंस को एक साथ मिला दिया जाता है तो उसे संयोजन क्षमता कहते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके पीछे काफ़ी मेहनत रहती है, इसलिए आप ज़रूर ही लाइक सब्सक्राइब और वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा प्लीज़।